नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, यह हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिकी का पार्ट 2। इसके पहले दोस्तों फिजिक्स की एक क्लास मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे ज़रूर देखें। दोस्तों, आज मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है जो कि फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है दोस्तों, एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा विद्युत धारा। एकक समय यानी कि यूनिट टाइम में दोस्तों तार में प्रवाहित आवेश मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है? दोस्तों, इस्पात में ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि में क्या भेद होगा? इसका जवाब है दोस्तों, भेद केवल ध्वनि गुणवत्ता में अंतर के कारण किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस वजह से दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में मापी जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ध्वनि तरंग किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? दोस्तों, परावर्तन के कारण ध्वनि तरंग प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। प्रतिध्वनि यानी दोस्तों इको। देखते हैं अगला प्रश्न। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, यह आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वह प्रकाशित यंत्र जो दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है क्या कहलाता है? दोस्तों, यह दूरबीन कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, यह उल्टा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। एक खगोलीय या जिसे आकाशीय कहते हैं और इंग्लिश में इसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं, और दूसरा पार्थिव या जिसे भू दूरदर्शी कहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं? दोस्तों, लाल, हरा तथा नीला वर्ण प्राथमिक वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने में निर्मित किरणों द्वारा पर्दे पर बनाए 7 रंगों का समूह होता है, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, रंगों के समूह को श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम कहते हैं, या जिसे सफेद प्रकाश का वर्ण क्रम भी कहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों, यह नौ संचालकों द्वारा या नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और सोनार का उपयोग दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति किस कारण से बढ़ती हुई सुनाई देती है? दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव के कारण आती हुई रेलगाड़ी की सीटी बढ़ती हुई सुनाई देती है। देखते हैं अगला प्रश्न। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? दोस्तों, यह 310 केल्विन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तापमापी यानी दोस्तों को थर्मामीटर। दोस्तों, -40 डिग्री पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन पहले कई बार पूछा जा चुका है। -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव तापमान होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसी मानव शरीर का सामान्य तापक्रम तापमापी में कितना होगा? दोस्तों, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एग्जाम में दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में। अगला प्रश्न।
ठंड के दिनों में लोहे का टुकड़ा और लकड़ी का टुकड़ा को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसी कारण से लोहा ठंडी के दिनों में ज्यादा ठंडा महसूस होता है। अगला प्रश्न, शीतकाल में गर्म कपड़े क्यों पहने जाते हैं? दोस्तों, क्योंकि गर्म कपड़े हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर आने से रोकते हैं और शरीर गर्म बना रहता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में सफेद कपड़े क्यों धारण करना चाहिए? क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। का मतलब है गर्मी को कम सोखते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? दोस्तों, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है तेज हवा वाली रात्रि में, इस कारण से ओस नहीं बनती। दोस्तों, यह सभी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित हैं, जिस तरह के फिलहाल एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? दोस्तों, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करता है क्योंकि? क्योंकि दोस्तों पसीना आर्द्रता के कारण बाष्पित नहीं हो पाता, इस कारण से दोस्तों मनुष्य आर्द्रता में परेशानी या डिस्कंफर्ट महसूस करता है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, उबलते हुए जल की अपेक्षा, यहां मिसप्रिंट है दोस्तों, बाष्प रहेगा, बाष्प से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, क्योंकि बाष्प या भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, और यह क्वेश्चन भी दोस्तों पहले कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या बताता है? दोस्तों, यह ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है और इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग है? दोस्तों, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रकाश पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, प्रकाश माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की भी गति बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? दोस्तों, यह हीरे की उच्च अपवर्तन का सूचकांक है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस कारण से पानी से भरे बर्तन में दबाई गई छड़ी या डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? दोस्तों, यह अपवर्तन के कारण होता है कि पानी की जार या बाल्टी में छड़ अगर डुबाई जाए तो वह मुड़ी हुई दिखती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, मृग तृष्णा किसका एक उदाहरण है? दोस्तों, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है और यह प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला, पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और साथ में क्वेश्चन दोस्तों यह भी आ सकता है कि किस तकनीक द्वारा पेट और शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है? तो इसका जवाब होगा एंडोस्कोपी। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? दोस्तों, यह परावर्तन एवं अपवर्तन मुख्य कारण है इंद्रधनुष बनने का। अगला प्रश्न, आकाश का रंग किस कारण से नीला प्रतीत होता है? दोस्तों, यह रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, यह धूल के कणों के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, क्योंकि इस पर प्रकीर्णन का सबसे कम प्रभाव होता है, या यह कह सकते हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है?
क्योंकि दोस्तों आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों यह प्रकीर्णन का एक कारण है, डूबता हुआ सूरज लाल कलर का दिखाई देता है। अगला प्रश्न, किस कारण से साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं? दोस्तों यह परावर्तन एवं व्यतिकरण के कारण साबुन के झाग में चमकदार रंग दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? दोस्तों पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए, तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर कार में किया जाता है। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है और अवतल दर्पण को ही शेविंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, मानव आंख का रेटिना किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों यह वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? दोस्तों यह अनंत होगी। अगला प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति प्रतीत होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? दोस्तों 0 डायोप्टर। डायोप्टर दोस्तों लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। देखते हैं अगला प्रश्न, लाल कांच को अगर अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? दोस्तों अगर लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो वह हरे कलर का हो जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? दोस्तों यह तरंगदैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न, मूल रंग कौन से हैं? दोस्तों नीला, हरा और लाल, यह 3 मूल रंग होते हैं। अगला प्रश्न, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? दोस्तों यह प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। बैगनी यानी कि वायलेट कलर सबसे कम प्रकाश दैर्ध्य वाला कलर है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? दोस्तों सफेद रंग बनता है अगर लाल, हरा और नीला रंग का प्रकाश समान अनुपात में मिलाया जाए। अगला प्रश्न, कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल यानी कि दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों आइरिस जो कि आंख में मौजूद होता है वो बाहरी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं एवं दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? दोस्तों कूलम्ब विद्युत आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहां रहता है? दोस्तों यह उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगला प्रश्न, वस्तुओं का आवेशन किसके फलस्वरूप होता है? दोस्तों यह उसके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? दोस्तों चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है और यह प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, धातुएं विद्युत की कैसी चालक होती हैं? दोस्तों धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला प्रश्न, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा कब नहीं बहती? दोस्तों जब भी समान विभव पर हो
तब आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि दोस्तों एसी करंट को दिष्ट धारा में, दिष्ट यानी डीसी करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे रेक्टिफायर कहते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, तो इसे रेक्टिफायर कहते हैं। यह प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों हमारे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी तरह का कोई सजेशन या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।